38 इंटेंजिबल एसेट। इलस्ट्रेशन 1, सन लिमिटेड है, उसको एक्सपर्टाइज हो गई कंसल्टिंग बिजनेस में। इन द ईयर गोन बाय कंपनी गेन 30% मार्केट शेयर फॉर इट सर्विस बिजनेस एंड इंटेंड टू रिकॉग्नाइज इट एज एन इंटेंजिबल एसेट। अब क्या हुआ, कंपनी ने 30% मार्केट शेयर है वो एक्वायर, मतलब उसने गेन कर लिया, तो वो इंटेंजिबल एसेट दिखाना चाहती है इसे। क्या ये कंपनी का जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है, मतलब इंटेंजिबल एसेट दिखा सकती है क्या वो? तो अपने क्या बोलेंगे इसमें कि जो मार्केट शेयर है वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये ना तो मतलब इसको ना तो अपने सेपरेट करके बेच सकते हैं, है ना। मार्केट शेयर उसने एक्वायर कर लिया, गेन कर लिया कंसल्टिंग बिजनेस में, तो ये इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करेगा। तो ये ना तो आइडेंटिफाइबल है, ना आइडेंटिफाई नहीं, इसका सेपरेबल भी नहीं है, और ना ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से अराइज हुआ है। मतलब अपने को जब होता है ना आइडेंटिफाइबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दो चीज़ें होती हैं, सेपरेबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट, तो दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। इलस्ट्रेशन 2, जो कंपनी XYZ लिमिटेड है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने स्टाफ को अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइक GST और इंडियस एटसेट्रा, टू इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस जो लो है उसके अकॉर्डिंग हो। कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज सच एसेट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट? क्या जो स्टाफ को उसने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया उसे इंटेंजिबल एसेट दिखा सकती है? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? वैसे अपने को पता है जो ट्रेनिंग वगैरह देती है उसमें कंट्रोल तो होता नहीं है, हमेशा स्टाफ अपने पास ही रहेगा, तो अपने इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा सकता है। बट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे कि ये क्लियर है कि कंपनी है वो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ फ्यूचर में तो ऑब्टेन करेगी, मतलब जैसे जैसे काम परफॉर्म होगा और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, बट उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा स्टाफ के ऊपर, बिकॉज स्टाफ कभी भी रिजाइन कर सकता है कंपनी से। तो कंपनी है उसके पास लैक ऑफ एबिलिटी है, एबिलिटी की कमी है कि वो रोक सके उस स्टाफ को कि कोई और उससे बेनिफिट ना ले पाए, तो ये तो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी वो। इसलिए जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं करती है, तो इसलिए अपन इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो प्लूटो लिमिटेड है वो इंटेंड्स टू ओपन अ न्यू रिटेल स्टोर इन अ न्यू लोकेशन इन द नेक्स्ट few weeks. Pluto Limited has spent a substantial sum on a series of television advertisement to promote this new store. जो प्लूटो लिमिटेड है वो एक नया रिटेल स्टोर ओपन करना चाहता है एक नई लोकेशन के ऊपर, इसलिए जो प्लूटो लिमिटेड है उसने एक सब्सटेंशियल अमाउंट है ना मतलब लगाया टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अपने बिजनेस स्टोर को, जो भी उसको प्रमोट करने के लिए। जो कंपनी हैड पेज एन अमाउंट ऑफ 8 लाख फॉर एडवर्टाइजमेंट बिफोर 31 मार्च 2011। कंपनी ने 8 लाख का खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। 7 लाख ऑफ दिस सम रिलेट टू एडवर्टाइजमेंट शोन बिफोर 31 मार्च 2001। जो 7 लाख है वो उसने मतलब है ना, जो 8 लाख उसमें से 7 लाख जो 31 मार्च 2011 है या 1 है उससे पहले का रिलेट करता है जो 7 लाख का खर्चा है, और जो 1 लाख है वो 1 अप्रैल 2001 है उसके बाद से करता है। तो सिंस 31 मार्च 2011 द कंपनी हैज़ पेड द फर्दर एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग 4 लाख। और जो 31 मार्च 2001 है उसके बाद में जो कंपनी ने किया ना, मतलब उसके बाद जो कंपनी ने एक्सपेंस किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो 4 लाख है। तो प्लूटो लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट सच कॉस्ट कैन बी forward as intangible asset since market research indicate that this new store is likely to be highly successful. जो प्लूटो लिमिटेड है वो चाहता है कि हमें ना कैरी फॉरवर्ड करके इंटेंजिबल एसेट दिखा दे, क्योंकि जो मार्केट रिसर्च है वो इंडिकेट करती है कि नया स्टोर है ना वो हाईली सक्सेसफुल होगा। प्लीज एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो ये बोलता है एक्सप्लेन करो और जस्टिफाई करो जो भी आप ट्रीटमेंट करो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बताना है अपने को। अब जो इसमें के अंदर जो आंसर लिखेंगे उसमें क्या है कि इसमें पहले अपने ये लिख देंगे एज पर इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट की जो डेफिनेशन होती है या तो वो लिख दो, या फिर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है कि इफ देयर इज सर्टेनिटी दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ये वाली जो होता है ना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये 2 पॉइंट लिख दो। उसके बाद एक जनरल बात आती है कि जो इंडियस 38 है ना वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है जो भी एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है और जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है ना उसे हमेशा इंडियस 38 इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखाता है, ये बात होती ही है। तो इंडियस 38 एज पर इंडियस 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट रिकॉग्नाइजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंटेंजिबल एसेट, ये मेन लाइन हो जाएगी भाई। इंडियस 38 मना करता है इसको रिकॉग्नाइज करने से, जो भी मतलब ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है। द इशू ऑफ हाउ सक्सेसफुल स्टोर इज लाइकली टू बी डज नॉट अफेक्ट दिस प्रोहिबिशन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, है ना, मतलब वो इस प्रोहिबिशन को रोक नहीं सकता चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो। देयरफॉर सच कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, इसलिए इसको खर्चा दिखाना चाहिए, एक्सपेंस दिखाना चाहिए। हाउएवर द कॉस्ट वुड बी रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूअल बेसिस, तो जो कॉस्ट होगी वो अक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे अपने। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर उसने 31 मार्च 2001 से पहले पे किया है, मतलब पे तो उसने 8 लाख किया है, बट जो रिलेटेड था ना 31 मार्च 2001 से पहले 7 लाख था रिलेटेड उससे, मतलब इतना तक, तो वो तो अपने क्या करेंगे एक्सपेंस में दिखा देंगे,
है ना। और जो 1 लाख होगा उसको दिखा देंगे प्री पेमेंट, मतलब 31 मार्च 2001 के लिए तक तो हमने जो 1 लाख है वो आगे वाले साल के लिए किया है तो वो प्री पेमेंट हो जाएगा। और जो 31 मार्च 2001 होगा उसके बाद जो 31 मार्च 2002 उसके लिए क्या होगा, वो मतलब एक्सपेंस तो उसका हो गया, तो इसलिए 31 मार्च 2001 तक उसे प्री पेमेंट दिखा देंगे, ठीक है। और जो 4 लाख एडवर्टाइजमेंट का था वो सिंस 31 मार्च 2001 के बाद का था, तो वो अपने एक्सपेंस दिखा देंगे 31 मार्च 2002 में। अगर 31 मार्च 2001 को दिखाएंगे तो उसको प्री पेमेंट दिखा देंगे। Venus India Private Limited illustration 4. Venus India Private Limited acquired a software for its internal use costing 10 lakh rupees. The amount payable for the software was 6 lakh immediately and 4 lakh in 1 year time. मतलब विनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया खुद के इंटरनल यूज के लिए जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। और जो अमाउंट पेबल है सॉफ्टवेयर के लिए तो 6 लाख है, वो तो अपने जिस दिन मतलब ले रहे हैं ना इमीडिएटली पे कर देंगे 6 लाख, और 4 लाख अपने 1 साल बाद करेंगे तो 1 ईयर का टाइम लगेगा। द अदर एक्सपेंडिचर वर एज फॉलोज। जो परचेज टैक्स है वो 1 लाख है, एंट्री टैक्स 10% है जो कि अपने को बाद में रिकवर हो जाएगा, तो अपने से ऐड नहीं करेंगे, जो रिकवरेबल होता है रिफंड हो जाता है उसे ऐड नहीं करते हैं। लीगल फीस 87,000 है। जो कंसल्टेंसी फीस है इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो है 1,20,000। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना कैसी अपना, वो 10% है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया 38 इंटेंजिबल एसेट। अपने को सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बतानी है, इनिशियली बतानी है, तो इससे ना इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अपने इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आज। तो कैश कितना पे किया अपने इमीडिएटली 6 लाख किया। डेफर्ड रिकंस्ट्रक्शन था ना 4 लाख बाद में पे करेंगे 1 साल के, तो 4 लाख को आज अगर अपने पे करते तो कितना करते, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 वो आ जाएगा अपना 3,63,36। और जो परचेज टैक्स है वो अपना 1 लाख हो जाएगा। एंट्री टैक्स रिफंडेबल है तो उसके अमाउंट नहीं आएगी। लीगल फीस लिख देंगे और कंसल्टेंसी फीस आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो टोटल कॉस्ट होगी जो जितनी भी आई है अपनी तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी 12,70,636। इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ऑन 31 मार्च 2001 अर्थ इंडिया लिमिटेड पेड 50 लाख फॉर 100% इंटरेस्ट इन Sun India Limited at that date. Sun Limited's net asset had a fair value of 30 लाख रुपीज। ये बोल रहा है 31 मार्च 2001 को अर्थ इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख में 100% इंटरेस्ट ले लिया सन इंडिया लिमिटेड का। उस डेट को जो नेट एसेट थे ना सन इंडिया लिमिटेड के वो 30 लाख थे। तो अपने को पहली बार तो ये लगेगा 20 लाख की गुडविल है, बट ऐसा नहीं है, इसके आगे लिखा है इन एडिशन सन लिमिटेड आल्सो हेल्ड द फॉलोइंग राइट। इसके अलावा जो सन लिमिटेड के पास क्या था, उसके पास एक ट्रेडमार्क था जिसका नाम ग्रैंड था, वो वैल्यूड था उसकी मतलब डिस्काउंटेड टेक्निक यूज करें तो 1,80,000 का वो ट्रेडमार्क था। सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट टू एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम विच आर एस्टिमेटेड टू बी 1,50,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। जो सोल डिस्ट्रीब्यूशन राइट था किसके पास, सन लिमिटेड के पास, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने का, तो उससे क्या था अपने को क्या मिलने वाला है, 1,50,000 की इनकम आने वाली है 6 साल तक, ठीक है। 10% है वो क्या है, डिस्काउंट रेट है। और जो 6 ईयर के जो एन्युटी फैक्टर लेंगे 10% का कितना आएगा क्यूमुलेटिव में 4.36 आएगा। अपने को कैलकुलेट करनी है गुडविल और अदर इंटेंजिबल एसेट राइजिंग ऑन एक्विजिशन। इसका सॉल्यूशन देखो, जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना था, 50 लाख था, है ना। भी जो अपने सामने वाले को पे कर रहे थे सन इंडिया लिमिटेड को 50 लाख था। उससे नेट एसेट कितने के थे, 30 लाख के थे। ट्रेडमार्क कितने का था, 1,80,000 का। जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट था वो 1,50,000 6 साल तक मिलने वाले थे अपने को, और जिसका एन्युटी फैक्टर कितना होगा 6 साल करेंगे तो मतलब कंबाइन तो 4.36 हो जाएगा। तो वो उसका 4.36 आ गया, तो 1,50,000 इंटू 4.36 तो 6,54,000 टोटल आ गया अपना कितना, 38,34,000। उसको उससे माइनस करेंगे तो गुडविल आ जाएगी अपने क्वेश्चन पे जो अराइज हुई है। जो क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है वो है एक्सचेंज ऑफ एसेट के ऊपर। एक्सचेंज ऑफ एसेट में क्या कंसेप्ट होता है कि जो मतलब सामने वाली पार्टी एसेट को एक्सचेंज कर रही होती है, तो जो रिकॉर्ड मतलब जो भी इसकी बुक में एंट्री हो रही है वो क्या करता है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप क्लियरली मतलब पता नहीं है और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड क्लियरली एविडेंट है तो अपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड लेते हैं, सेकंड प्रायोरिटी उसकी होती है। अगर वो नहीं फर्स्ट वाली पता नहीं होती तो सेकंड वाली को यूज करते हैं। अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं पता, एसेट गिवन और फेयर वैल्यू एक्वायर्ड, देन वी यूज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। ओके, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है, सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। द टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज कैरिड एट 5 लाख इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। ये बोलता है सन लिमिटेड है, उसने सॉफ्टवेयर लिया अर्थ लिमिटेड से, मतलब उसने लिया क्या है, सॉफ्टवेयर सन लिमिटेड ने, और किसके बदले, उसके खुद के पास क्या था, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस था। और टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है वो कितने का था, मतलब जैसे कैरिड अमाउंट में 5 लाख का था बुक्स में सन लिमिटेड की। जो सॉफ्टवेयर है वो कितने का कैरी अमाउंट दिखा रखी है, 10 लाख दिखा रखी है, जो कि फेयर वैल्यू नहीं है। एडवाइस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिचुएशन इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड और अर्थ लिमिटेड की बुक्स में बताना है। फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज 5,20,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज 5 लाख। अब सन लिमिटेड की बुक्स में देखते हैं, तो उसने कहा ना फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की कितनी थी, जो कि उसके पास गया 5 लाख थी,
और जो सॉफ्टवेयर जो उसके पास आएगा उसकी 5,20,000 है। अपने कौन सी लेते हैं अगर पता हो तो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप लेते हैं। तो उसके पास सॉफ्टवेयर आया लेकिन वैल्यू किसके लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप जो कि टेलीकॉम लाइसेंस था, तो 5 लाख उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। और टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो उसके पास से गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू लेंगे अपने, वो तो 500 का ही था, 5 लाख का ही था, मतलब इसने 1000 में दिखाया हुआ है, तो प्रॉफिट है वो कुछ हुआ नहीं। अब अर्थ लिमिटेड के केस में देखें तो उसके पास से क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आया और सॉफ्टवेयर गया है, ठीक है। फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप लेते हैं, तो फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप क्या है, सॉफ्टवेयर गया है, तो है ना, तो जो आया है उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 5,20,000 लेंगे। जो जाता है ना, वैल्यू तो उसी की लेते हैं, जो अपने पास रहेगा अब, तो 5,20,000 दिखा देंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना, जो कि अपने पास से जा रहा है, उसकी क्या दिखाएंगे अपने। अब अर्थ लिमिटेड में क्या होगा, जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है वो अपने पास क्या आ रहा है और सॉफ्टवेयर जा रहा है, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप दिखाते हैं ना, है ना। तो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू क्या है, दे रखी है ना, देखो फर्स्ट लाइन में फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज 5,20,000, तो 520 आ गया। जो सॉफ्टवेयर है, टू सॉफ्टवेयर में किसकी कैरिंग अमाउंट आएगी, जो कि है 10,000, तो बाकी जो 510 है वो क्या हो गया, उसके पास प्रॉफिट आ गया, मतलब सामान आया 520 का, गया है 10 का, और जो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज हो गया 510 का। अब सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। अब जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है। हाउएवर सिमिलर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस इज ट्रांजैक्टेड बाय अनदर कंपनी, लेकिन उसके सिमिलर जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस है ना, उसकी मतलब कितनी फेयर वैल्यू बता रहा है अपने को, 4,90,000 बता रहा है। अब अपने को सन लिमिटेड की बुक्स में देखेंगे तो सन लिमिटेड के पास तो सॉफ्टवेयर आ रहा है ना, सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अपने तो किसकी क्या लेते हैं, फिर एसेट गिवन अप की लेते हैं, तो वो तो अपने को बताई थी टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की कितनी फेयर वैल्यू है ना, वो तो 4,90,000 लिख देंगे, है ना। और टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिखेंगे, तो उसके अपने को मतलब क्या लिखना पड़ेगा, अब कैरिंग अमाउंट लिखेंगे, वो कितने का था टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जो कि अपने पास से जा रहा है, उसकी कैरिंग अमाउंट दी थी ना ऊपर, तो वो 5 लाख थी, तो वो अब गया है उसकी तो 5 लाख है, और जो आ रहा है उसकी 4,90,000 है, 10 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस ऑन एक्सचेंज 10 आ गया। अब अर्थ लिमिटेड की बुक्स में देखें तो क्या होगा, उसके पास टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आ रहा है और सॉफ्टवेयर जा रहा है ना। तो अब देखा जाए तो जो फेयर वैल्यू एसेट गिवन है पर वो अपने को पता नहीं है, क्वेश्चन ने बोला था पॉइंट नंबर 2 में, फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट मेजरेबल। इफ अपने को अगर एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू नहीं पता है तो अपने क्या लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो वो अपने क्या लेंगे, फेयर वैल्यू किसकी लेंगे, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की लेंगे, तो वो आ जाएगी 4,90,000। और टू सॉफ्टवेयर अपना कितनी कैरिंग अमाउंट का था, 10,000 का, अपने को प्रॉफिट कितना हो गया, 4,80,000 का, क्योंकि जो अपने पास आया टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वो तो 490 का है, जो गया है सॉफ्टवेयर वो 10 का है, और जो प्रॉफिट होगा है ना, तो वो अपने को 480 का हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला, नाइदर फेयर वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर नो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस कुड बी रिलायबली मेजर्ड। अब ना तो वो सॉफ्टवेयर की फेयर वैल्यू पता है ना टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो सन लिमिटेड है, अब दोनों क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे दिखा देंगे अपना अपना, जो सन लिमिटेड है उसके पास सॉफ्टवेयर आ रहा है, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस जा रहा है, और जो अर्थ लिमिटेड है उसके पास क्या होगा, उसके पास टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आ रहा है और जो सॉफ्टवेयर है वो जा रहा है, और उनकी कैरिंग अमाउंट क्या है वो देखो, जो सॉफ्टवेयर की कैरिंग अमाउंट थी है ना, वो कितनी थी, 5 लाख, और जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की थी ना, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप क्या था, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस दे रहा था ना वो सन लिमिटेड, तो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस की 5 लाख थी, तो सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट टू टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस 5 लाख। और उसमें क्या होगा, इसके पास टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस आ रहा था, अर्थ लिमिटेड के पास सॉफ्टवेयर जा रहा था, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप सॉफ्टवेयर का कैरिंग अमाउंट क्या था, 10,000, तो वो आ जाएगा। अभी इलिस्ट्रेशन नंबर 7, विनिस लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम। विनिस लिमिटेड है ना, वो अकाउंट तैयार कर रही है 31 मार्च 2012 के, लेकिन उसे पता नहीं सबको ट्रीट कैसे करना है। तो जो एक नंबर पे है वो क्या है, कंपनी हैज कंप्लीटेड अ बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग 2,40,000। द फाइनेंस डायरेक्टर हैज ऑथराइज्ड दिस कैंपेन ऑन द बेसिस दैट इट वुड क्रिएट 5 लाख ऑफ द एडिशनल प्रॉफिट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो मतलब क्या है, कंपनी ने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया, उस पर कॉस्ट कितना खर्चा कितना लगा, 2,40,000 का। और जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो बोल रहा है कि अपने को 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा इसके कारण अपने को नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में। तो कंपनी कैसे करेगी इसको रिकॉर्ड। अब अपने को पता है कि अपने जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर होता है या फिर स्टाफ ट्रेनिंग का जो भी होता है, उससे अपने कभी इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो इसे तो अपने जनरली एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे, जो भी 2,40,000 हुआ है उसको इंटेंजिबल एसेट नहीं मानेंगे, है ना। इसके आंसर साथ में ही पढ़ लेंगे अपने, ये मेन क्या है, इसकी इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा, 2,40,000 एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगा, एज ए एक्सपेंस दिखा देंगे उसे, क्योंकि इससे कोई भी अपने को इंटेंजिबल एसेट नहीं मिल रहा है, कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो अपने क्लियरली नहीं पता लगा रहे हैं ना कितना मिल रहा है,
एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो आंसर साथ में पढ़ लेंगे अपने। अब सेकंड नंबर क्या है, ए न्यू प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडिचर एग्रीगेटेड ₹1,50,000 ऑफ विच 1 लाख वाज इनकर्ड प्रायर टू 30 सितंबर 2011। ये बोले एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया गया तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 1,50,000, जिसमें जो 1 लाख है वो तो 30 सितंबर 2011 के पहले ही लग गया, मतलब द डेट ऑन विच इट बिकम क्लियरली दैट प्रोडक्ट वाज टेक्निकली वायबल। विद 30 सितंबर वो डेट थी अपने को पता लगा टेक्निकली फिजिबल है। तो जो टेक्निकली फिजिबल से पहले जो खर्चा होता है वो रिसर्च फेस में होता है, तो वो सीधा P&L में जाएगा। उसके बाद क्या बोला ना, न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड विल रिकवर अमाउंट इज 70,000। तो बोले जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना उसकी रिकवर अमाउंट कितनी होगी, 70,000 होगी। तो अपने को तो वैसे भी इंटेंजिबल एसेट का बताना है, तो 1 लाख है वो तो मतलब P&L में चला जाएगा, और जो 50,000 है वो डेवलपमेंट पे लगा, डेवलपमेंट फेस पे, तो वो इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगा, और 70,000 का अपने